वेलकम स्टूडेंट्स। हमारी आज की क्लास का टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। अब देखो, हमने यहाँ तक पढ़ लिया है कि IUCN की बायोडाइवर्सिटी को 6 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है और जो कि हमें क्लियर दिखा रहा है कि दैट देयर इज अ डिक्लाइन इन बायोडाइवर्सिटी। व्हाई देयर इज डिक्लाइन? बिकॉज ऑफ आवर इनसेंसिटिविटी टुवर्ड्स नेचर, टुवर्ड्स एनवायरमेंट। क्या ये पॉसिबल है कि हम पूरे प्लैनेट अर्थ की बायोडाइवर्सिटी को एक ही बार में कंजर्व कर सकें? ये तो पॉसिबल है। हमने क्या किया, हमने सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी में ये देखा कि कौन कौन सी ऐसी स्पीशीज हैं जो कि एंडेंजर्ड की कैटेगरी में आ चुकी हैं, क्योंकि जो स्पीशीज एंडेंजर्ड या वल्नरेबल की कैटेगरी में आ चुकी है वो अब बहुत जल्दी एक्सटिंक्ट हो जाएगी, यानी कि हमें उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है। तो हमने क्या किया, वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 में बनाया। अब इस एक्ट के तहत हम जितनी भी एंडेंजर्ड स्पीशीज थी उनकी एक लिस्ट बनाई और उनको उसी के नेचुरल हैबिटेट में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी शुरू की। नेचुरल हैबिटेट मतलब उनका ओरिजिनल प्लेस। देखो, कोई भी एक्ट बनता है उसमें अमेंडमेंट्स होती हैं, लेटर ऑन चेंजेस होते हैं जब हम उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हैं, जिसके लिए वो पर्टिकुलर रूल बनाते हैं। एक्ट इज अ काइंड ऑफ रूल। तो 1972 में जो एक्ट बनाया गया वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने का, तो उसके बाद जो हमने चेंजेस फेस करे कि भाई ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, तो हमने वाइल्ड लाइफ एक्ट में ही अमेंडमेंट्स शुरू की। तो इसका अमेंडमेंट हुआ फर्दर 1980 में, फिर हुआ 1986 में। जब 1986 में इस एक्ट में कुछ चेंजेस किए गए तो हमने फर्स्ट टाइम क्या किया, हंड्रेड्स ऑफ बटरफ्लाइज को इसमें इंट्रोड्यूस किया कि भाई हाँ, इनको भी प्रोटेक्शन की जरूरत है। देन बीटल्स को हमने इसमें इंक्लूड किया कि भाई इनकी भी जरूरत है प्रोटेक्शन की। मॉथ्स को इंट्रोड्यूस किया ताकि इन सबको प्रोटेक्शन दी जा सके। प्लस एक ड्रैगन फ्लाई जिसको आप बोलते हैं ना हेलीकॉप्टर, उसको भी हमने इसमें इंक्लूड कर दिया कि उसको भी प्रोटेक्शन की जरूरत है। फिर लेटर ऑन हमने प्लांट स्पीशीज को भी कंजर्व करना स्टार्ट किया। 1991 में हमने क्या किया, फर्स्ट टाइम हमने प्लांट स्पीशीज को इंट्रोड्यूस किया, जिसमें कि कितने प्लांट स्पीशीज इंट्रोड्यूस की, 6 एंडेंजर्ड प्लांट स्पीशीज। अब इसी बीच क्या हुआ कि 1988 में एक हमारे ब्रिटिश इकोलॉजिस्ट थे, इन नॉर्मन मेयर जी ने एक तरकीब सुझाई। इन्होंने कहा कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स बनाए जाएं। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स का मतलब ऐसे साइट्स या एरिया जिसको आप कह सकते हो, रीजन बोल सकते हो, ऐसे रीजन्स जहां पर बायोडाइवर्सिटी डिक्लाइन हो चुकी है अप टू एंडेंजर्ड लेवल। इस लेवल को हम एंडेंजर्ड लेवल कहते हैं। उन्होंने इसके लिए भी अपनी एक स्टेटमेंट दी कि इन रीजन्स को कैटेगराइज करना है ऑन द बेसिस ऑफ दीज 2 पॉइंट्स। मेन पॉइंट्स क्या है, एक तो एक्सेप्शनल लेवल ऑफ एंडेमिज्म है, तो उस रीजन को आपने हॉटस्पॉट घोषित किया, हम उस रीजन को हॉटस्पॉट घोषित कर सकते हैं। और अगर वहां पर पहले तो नेचुरल हैबिटेट जो है वहां की ईदर 70% लॉस हो चुका हो, ठीक है, या मोर देन 70% वहां पर नेचुरल हैबिटेट का लॉस हो चुका हो, तो ऐसी जगह को भी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट घोषित करना है। अब एक तो या तो नेचुरल हैबिटेट का लॉस हो चुका हो या फिर वहां की प्राइमरी वेजिटेशन का लॉस हो चुका हो। ये कितने लेवल तक, इक्वल टू 70% और मोर देन 70%। तो उन्होंने ये 2 पॉइंट्स रखे किसी भी रीजन एरिया को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट घोषित करने के लिए, ठीक है।
अब उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे रीजन्स जब हम हॉटस्पॉट बना देंगे, यानी कि यहाँ पे बायोडायवर्सिटी का डिक्लाइन है, यहाँ पे ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में आ चुका है ये रीजन, तो अब हमने इसको कंजर्व कैसे करना है। उन्होंने कंजर्व के भी 2 तरीके बताए हैं। देखो, या तो हम कंजर्व करते हैं स्पीशीज को उनके नेचुरल हैबिटेट में, यानी कि ओरिजिनल प्लेस में, ठीक है, इन सिटू, या फिर हम करते हैं आर्टिफिशियल हैबिटेट में, मतलब जो मैन मेड एनवायरमेंट है जिसको हम कहते हैं अवे फ्रॉम द ओरिजिनल स्पेस होगा, वो तो ओरिजिनल प्लेस से दूर लेके जाना पड़ेगा क्योंकि वहां मैन मेड एनवायरनमेंट तो दूर ही बनेगा, नेचुरल हैबिटेट में तो बना नहीं रहे। दूसरा, उसको हम नाम देंगे एक्स सिटू, ठीक है। तो ये 2 कौन से हैं? इन सिटू, और इसको हम ऑन साइट भी कहते हैं, ठीक है। और दूसरा है हमारा एक्स सिटू, जिसको हम ऑफ साइट भी कहते हैं। इन सिटू में क्या है? स्पीशीज आर कंजर्व्ड in their natural habitat, that is original place. Ex situ of the site, मतलब away from the site, ओरिजिनल प्लेस से हमने हटाना है। तो यहां पर क्या है? स्पीशीज विल बी प्रिजर्व्ड, स्पीशीज are conserved in man-made environment. अब ये मैन-मेड एनवायरनमेंट है तो हम नेचुरल एनवायरनमेंट की तो तुलना कर ही नहीं सकते, उतना बड़ा एरिया हम प्रोवाइड कर ही नहीं सकते क्योंकि एक्सपेंसिव रहता है, थोड़ा इस एरिया से कम एरिया रहेगा। तो ये कैसा है? ये एक्सपेंसिव है, ये लेस एक्सपेंसिव है, इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। देन इट कवर्स लार्ज एरिया और इट कवर्स कंपैरेटिवली स्मॉल एरिया। यहाँ पर एनिमल्स की मूवमेंट जो नेचुरल हैबिटेट में जब हम उन्हें कंजर्व कर रहे हैं, ऑब्वियसली इनकी मोबिलिटी ज्यादा होगी। यहाँ हमने पहले पढ़ा था फॉरेस्ट, सिर्फ फॉरेस्ट होते थे, फिर हमने उसको फॉरेस्ट एक्ट बनाया, ठीक है, 1927 में, और फिर हमने फॉरेस्ट को कंजर्व करना शुरू किया, प्रिजर्व करना शुरू किया, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट बनाए, रिजर्व फॉरेस्ट बनाए, फिर रिजर्व फॉरेस्ट को फर्दर हमने अपग्रेड किया इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व और एमएबी में। तो ये सब क्या है? इन सिटू के एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो इनके एग्जाम्पल्स अब आप लिख लीजिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स एंड एमएबी, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम। यहाँ पर सेक्रेड ग्रूव्स भी इसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। सेक्रेड ग्रूव्स में क्या है, ये हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे जब हम कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन देखेंगे। सेक्रेड ग्रूव्स में वैसे जनरल आइडिया ये है कि फॉरेस्ट का वो पार्ट जहां पर नेचुरल वेजिटेशन है और उनकी पूजा पाठ की जाती है, मतलब कुछ ऐसे ट्रीज जिनकी हम पूजा करते हैं। जैसे आपके घर में कभी हवन होता है तो आम की लकड़ी का यूटिलाइजेशन होता है, आम ही पवित्र माना जाता है। अब वो आम को कुछ ट्राइबल ग्रुप्स ऐसे हैं जो जंगल के किसी रीजन में आम के पौधों की प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोटेक्शन करते हैं ताकि इनको कोई काटे ना, क्योंकि वो उनके लिए देवता समान है। ऐसे ही आप देखो टेम्पल्स में जाते हो, वहां पर शनि देव की पूजा करते हो तो वहां पे एक बरगद का पेड़ होता है, बरगद का पेड़ की सब लोग लाल लाल धागे बांध बांध के पूजा करते हैं। तो वो भी उनके लिए क्या है, जिनकी आस्था जुड़ी हुई है, जिनकी ये मान्यता है कि भाई ये जो है ये भगवान स्वरूप है, हम इस पेड़ की पूजा करेंगे हमारी मनोकामना पूरी होगी, तो वो क्या है, सैक्रेड है, पवित्र वो मान लेगा। तो ऐसा एरिया जहां पर इतने सारे पौधे जो हैं प्रोटेक्टेड हैं, सिर्फ उनकी हम जैसे लोगों की आस्था, धार्मिक कल्चर, हमारा रिलीजन जुड़ा हुआ है, तो उनको कहते हैं सेक्रेड ग्रुप। पीपल का पौधा भी इसका एक एग्जाम्पल है, तुलसी, ठीक है, और बहुत सारे एग्जाम्पल हम आगे देखेंगे। तो ये सेक्रेड ग्रुप्स मैंने आपको थोड़ा सा
एग्जाम्पल ले लिया। अब बात करते हैं एक्स-सिटू की एग्जाम्पल्स की। एक्स-सिटू मतलब मैनमेड एनवायरनमेंट। हम यहाँ पर क्या क्या बना सकते हैं, हम जू बनाते हैं, हम बोटेनिकल गार्डन्स बनाते हैं। बोटेनिकल गार्डन में क्या है बेटा, बोटेनिकल गार्डन्स में पहली तो बात है एंडेमिक स्पीशीज को प्रिजर्व किया जाता है। इसमें कॉमन फ्रूट्स, फ्लावर्स, प्लांट्स भी लगाए जाते हैं टू एनहांस द ब्यूटी, टू गिव द calmness to that particular environment, to that particular botanical park। और साथ के साथ में एक्सोटिक स्पीशीज भी रखी जाती हैं। अब एक्सोटिक स्पीशीज क्या होती हैं, एक्सोटिक स्पीशीज हम फॉरेन स्पीशीज को कोई कहा कहते हैं। जूलॉजिकल पार्क इट इज सिमिलर, यहाँ पे प्लांट्स का कैटेगरी है, यहाँ पर एनिमल्स का कैटेगरी है, यहाँ एनिमल्स को रखा जाता है। देन जीन बैंक, जीन बैंक डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ठीक है। अब जैसे जीन बैंक अगर प्लांट्स के रेफरेंस में बात करते हैं तो सीड बैंक है, सीड्स को प्रिजर्व किया जाता है। अगर हम एनिमल्स के रेफरेंस में बात करते हैं तो स्पर्म बैंक, ठीक है, ओवम बैंक। तो इस तरीके से ये जो है जीन बैंक काम करते हैं। क्रायो प्रिजर्वेशन में क्या है, अच्छा हाँ, जीन बैंक में आपका डीएनए बैंक भी आता है, टिश्यू कल्चर भी इसी से रिलेट करता है, ठीक है। क्रायो प्रिजर्वेशन में क्या है, हम यहाँ पर बायोटिक पार्ट्स को, मतलब ऐसे पार्ट्स जिनमें लाइफ हो, ऐसे पार्ट्स को प्रिजर्व करते हैं। और प्रिजर्व कैसे करते हैं, प्रिजर्व करते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में रखकर, और यहाँ का टेम्परेचर होता है -196 डिग्री सेंटीग्रेड। इस पे हम प्रिजर्व करते हैं, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड क्रायो प्रिजर्वेशन। देन एक्वेरियम भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि एक्वेरियम में हम क्या करते हैं, एवरीबडी नोज व्हाट इज एक्वेरियम। एक्वेरियम में हम एक्वाटिक लाइफ को आर्टिफिशियल तरीके से कंजर्व करते हैं, ठीक है, एक्वाटिक लाइफ के लिए यूज किया जाता है। ये जो मेथड्स हैं ये बेसिकली कंजर्व करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए तो काम आ ही रहे हैं। जेनेटिक वेरिएशन के साथ हम इसमें प्रिजर्व कर सकते हैं, बट अलोंग विद दैट ये हमारे एजुकेशन पर्पस में काम आते हैं, एजुकेट करने के काम आते हैं फर्दर। हमने इन सिटू के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो लगभग समझे हुए हैं। फॉरेस्ट के बारे में, प्रोटेक्टेड रिजर्व, फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क, डिफरेंस के साथ। अब नेक्स्ट आता है बायोस्फीयर रिजर्व। देखो अब तक की इस चैप्टर में हम ये तो समझ चुके हैं कि बायोडाइवर्सिटी को अगर हमने प्रिजर्व करना है तो हमें क्वालिटी एनवायरनमेंट की जरूरत है। अब नेशनल पार्क को जब हम फर्दर अपग्रेड करेंगे तो एनवायरनमेंट और ज्यादा इंप्रूव होगा ऑब्वियसली। अब बायोस्फीयर रिजर्व क्या चीज है ये समझते हैं। एक ऐसा एरिया है जिसको फेंस की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना, डज नॉट नीड एनी फेंस, ठीक है। ये क्या है, एक ऐसी साइट या एरिया या रीजन जिसको हमने नाम दिया है बायोस्फीयर रिजर्व। ये बायोस्फीयर रिजर्व जो टर्म है ये कॉइन की थी यूनेस्को द्वारा, ठीक है। इट डज नॉट नीड एनी फेंस, इट जस्ट नीड अ वेल डेवलप्ड बैलेंस बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर। बायोस्फीयर रिजर्व में ह्यूमन और नेचर कैसे काम करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, नेचर को संभालने के लिए और वहां की स्पीशीज को संभालने के लिए लोकल कम्युनिटीज की हेल्प लेते हैं। जैसे नेशनल पार्क था ना, उसमें कुछ प्रोटेक्शन दी हमने, ऐसी वाइल्ड लाइफ में हमने प्रोटेक्शन दी, कुछ चीजें अलाउ की, कुछ को हमने बैन किया। जब वाइल्ड लाइफ से हमने नेशनल पार्क में उस रीजन को अपग्रेड किया तो हमने क्या किया, हंटिंग और पोचिंग, ये दोनों चीजें बैन कर दी। हंटिंग मतलब शिकार और पोचिंग का मतलब तस्करी, ठीक है। तो हमने सब चीजों को वहां रोक दिया, इवन ह्यूमन एक्टिविटीज को वहां पे रोक दिया। अब बायोस्फीयर रिजर्व जब हमने बनाया तो हमने इसको क्या किया, हमने इसमें कुछ एरिया ऐसा किया जो बहुत हाईली स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड है, कुछ में कुछ एक्टिविटीज अलाउ की, और कुछ ओपन ऐसा कर दिया जिसमें हमारा और लोकल कम्युनिटीज का साझा सा रिश्ता है, जिसमें सब एक्टिविटीज चल रही हैं बट इन अ सिंक्रोनाइज्ड वे। तो कैसे है, इस बायोस्फीयर रिजर्व को पहले समझना पड़ेगा, इसका स्ट्रक्चर कैसा है। देखो
बायोस्फीयर रिजर्व का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, ये है कोर जोन। कोर जोन के बाद आता है हमारा बफर जोन, और बफर जोन के बाद हमारा एरिया आता है ट्रांजिशन जोन। ठीक है, तो ये तो है हमारा स्ट्रक्चर, ट्रांजिशन जोन, ये है हमारा बायोस्फीयर रिजर्व का स्ट्रक्चर। अब इनके तीनों जोन को अच्छे से समझते हैं। देखो बेटा, कोर जोन जो है ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड एरिया है, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड हाईली प्रोटेक्टेड एरिया है, यानी कि यहाँ पर नो ह्यूमन एक्टिविटी इज अलाउड। यहाँ पर कोई भी हमारे जैसे इंसानों की कोई एक्टिविटी अलाउड नहीं है। ओनली एंड ओनली रिसर्च, रिसर्च अलाउड है, लेकिन रिसर्च कैसे अलाउड है? अनलेस अनटिल परमिटेड, तभी। जो भी इस कोर जोन में रिसर्च पर्पस से हमारे साइंटिस्ट आएंगे वो विद परमिशन आएंगे और आकर इस कोर जोन को किसी भी तरीके से डिस्टर्ब नहीं करेंगे और यहाँ रिसर्च करेंगे, और परमिशन के अकॉर्डिंग रिसर्च करने के बाद उनको ये कोर जोन छोड़ना पड़ेगा। ओनली लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज आर अलाउड, लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज आर अलाउड। अब लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज कैसी हैं? मैंने आपको बताया हुआ है कि लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी, जैसे फिशिंग करनी है तो एक लिमिटेड उसमें, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज हैं तो वो एक लिमिटेड उसमें, तो ये भी रिसर्च पर्पस से और एजुकेशन पर्पस से यूज किया जाता है। बट इसकी लिमिटेशन इतनी ही है कि एक्टिविटीज उस हद तक ही चलेंगी जिस हद तक कोर जोन शुड नॉट बी डिस्टर्ब, कोर जोन डिस्टर्ब ना हो। तो लिमिटेड किस हद तक है? कोर जोन शुड नॉट बी डिस्टर्ब। ये है हमारा बिल्कुल बाहर का एरिया, ट्रांजिशन जोन। यहाँ पर क्या क्या आ जाता है? यहाँ पर हम ह्यूमन सेटलमेंट्स को अलाउ करते हैं, क्रॉपलैंड्स, मैनेज फॉरेस्ट इंक्लूडेड रहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ट्राइबल ग्रुप्स को हम अलाउ करते हैं रहने के लिए ताकि वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस को यूज कर सके। एक्चुअली पता है क्या है, जो ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं उनके अपने ट्रेडिशनल मेथड्स होते हैं उस रीजन की फ्लोरा और फाउना को प्रोटेक्ट करने की, जो कि गवर्नमेंट के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं। गवर्नमेंट क्या है, अगर बाहर से लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगी कि यहाँ पर जॉब करो, यहाँ आके इस पर्टिकुलर जोन को आप जो है कंजर्व करो, तो वो मे बी कुछ इलीगल मेथड, वहां ड्यूटी तो जरूर करेंगे लेकिन इलीगल मेथड्स के थ्रू वो वहां कुछ ना कुछ ऐसा करें जिससे कि वो एरिया डिस्टर्ब हो जाए। मे बी बफर जोन में कुछ नुकसान कर दें या कोर जोन का काफी ज्यादा नुकसान कर दें, इलीगल पोचिंग स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो इस तरीके से गवर्नमेंट क्या करती है, जब बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाती है, एक तो वहां पे विजिलेंस बढ़ा देती है, फंडिंग बढ़ा देती है, प्लस वहां की लोकल कम्युनिटीज और ऐसे लोग जो कि वॉलंटियरली आगे आते हैं टू कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया, उन सबको शामिल करती है ताकि सब अपने अपने आइडियाज दे सकें और जो बेस्ट आइडियाज निकल कर आते हैं उनको इम्प्लीमेंट करती है। अब जो बेस्ट आइडियाज निकल के आते हैं ऑब्वियसली वो वॉलंटियर्स के ही हैं, तो वो उनको ज्यादा तवज्जो देंगे। ठीक है, उनको ज्यादा इम्प्लीमेंट करेंगे और बेटर तरीके से उसका जो हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा दैट विल बी द बेस्ट वन। तो इस तरीके से यहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व के तीनों जोन हमारे लिए काम करते हैं जस्ट टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। अब अगर बायोस्फीयर की डेफिनेशन देखें, फॉर्मल सी डेफिनेशन, तो वो क्या होगी? एक पॉइंट ध्यान से नोट करना है कि बायोस्फीयर रिजर्व यहाँ पे इट इज नॉट फॉर स्पेसिफिक स्पीशीज, यानी कि एक पर्टिकुलर स्पीशीज के लिए ये नहीं बनाया जाता। ठीक है, यहाँ पर मल्टीपल स्पीशीज एग्जिस्ट करती हैं। कैसे करती है? क्योंकि यहाँ इसके अंदर बायोस्फीयर रिजर्व में ये पॉसिबिलिटी है कि नेशनल पार्क भी हो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हो, और ये भी हो सकता है एक से ज्यादा नेशनल पार्क हो या एक से ज्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, दोनों भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, पर्टिकुलर की वैरायटी भी हो सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से बायोस्फीयर रिजर्व कैसे बनता है ये आपको पता है। जब हमने लास्ट क्लास में बायोम और इकोसिस्टम का जब डिफरेंस देखा था तब हमने क्या कहा था कि बायोस्फीयर इज अ कलेक्शन ऑफ बायोम्स और बायोम्स का इट इज अ कलेक्शन ऑफ इकोसिस्टम। दैट मीन्स बायोस्फीयर इज अ ह्यूज इकोसिस्टम, है ना। तो इसमें क्या है, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोनों हो सकती हैं,
2 से ज्यादा मोर नेशनल पार्क्स भी हो सकते हैं और एक वाइल्ड लाइफ से ज्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हो सकती हैं। सो इट इज नॉट मेंट फॉर स्पेसिफिक स्पीशीज, ये चीज आपने ध्यान रखना है। या बायोस्फीयर रिजर्व के 3 जोन है, तो ये किस चीज को प्रमोट करते हैं? देखो यहाँ पर स्पीशीज जेनेटिक वेरिएशन के साथ रखी जाती हैं। रिसर्च मेथड, साइंटिफिक रिसर्च को जो है प्रमोट किया जाता है, पर एजुकेशन को प्रमोट किया जाता है। यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेनिंग पर्पस भी फुलफिल होते हैं, प्लस यहाँ पे मॉनिटरिंग भी की जाती है रेगुलर। ठीक है, तो ये सारे पर्पस कहाँ पर फुलफिल हो रहे हैं हमारे? ये हो रहे हैं बायोस्फीयर रिजर्व में। इसकी एक फॉर्मल सी डेफिनेशन, तो ये है आपकी बायोस्फीयर रिजर्व की फॉर्मल डेफिनेशन। इसको जरा समझते हैं। These are the areas where we use creative and effective ways या methods to create sustainable use of natural resources। यहाँ पर इन एरियाज में हम लोग डिफरेंट क्रिएटिव और इफेक्टिव मेथड्स यूज करते हैं ताकि नेचुरल रिसोर्सेज को हम सस्टेनेबल तरीके से यूज कर सके। अब सस्टेनेबल का मतलब मीनिंग आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसका मीनिंग है आज हम यूज कर सके रिसोर्सेज को विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड ऑफ फ्यूचर, क्योंकि फ्यूचर में भी हमें रिसोर्स की जरूरत है, तो इतना यूज करें कि वो फ्यूचर के लिए बच जाएं। हम इसको मिसयूज ना करें, इनको डैमेज ना करें, इनको यूजलेस तरीके से ना यूज करें। ठीक है, तो यहाँ पे सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के लिए हम क्रिएटिव और इफेक्टिव मेथड्स यूज करते हैं इन एरियाज में। और सस्टेनेबल यूज के साथ साथ हम क्या करते हैं? जेनरेट करते हैं। जब हम नेचुरल रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से यूज करेंगे तो हम क्या जनरेट करेंगे? क्लीन एनर्जी, दैट मीन्स पॉल्यूशन फ्री एनर्जी, क्लीन एनवायरमेंट जहां पे बिल्कुल भी पॉल्यूशन नहीं होगा। और हम सपोर्ट करते हैं इस तरीके से बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब पता है, यानी कि वैरायटी ऑफ फ्लोरास, वैरायटी ऑफ फौना, विच इज सोशली। अब इस तरीके का काम किया हुआ कैसा होगा? सोशली, सामाजिक तौर पर और कल्चरली तौर पर एप्रोप्रिएट होगा। ऐसा काम हम करेंगे इसमें, कहां पर? बायोस्फीयर रिजर्व में। प्लस यहाँ पे जो काम होगा वो एनवायरमेंटली एंड इकोलॉजिकली सस्टेनेबल भी होगा। एनवायरमेंटली मतलब पर्यावरण के अकॉर्डिंग, और इकोलॉजिकली, अगेन इकोलॉजिकली का मतलब है इको फ्रेंडली। इको फ्रेंडली मतलब क्या होता है? पॉल्यूशन फ्री। ठीक है, मतलब हम यहाँ पर उस लैंडस्केप को कोई डैमेज नहीं करेंगे, एनवायरमेंट को हम कोई भी किसी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे विद द हेल्प ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग। अब कैपेसिटी बिल्डिंग में मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हम यहाँ पर क्या क्या मेथड्स यूज करते हैं? रिसर्च, एजुकेशन, देन ट्रेनिंग, देन मॉनिटरिंग। ये कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स हैं। इनके थ्रू with the help of these capacity building programs and by involving local communities। local communities का भी मैंने आपको बता दिया, local communities हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल है। एक तो वो फॉरेस्ट एरिया को, यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व का जो ट्रांजिशन जोन है, वहां से ही किसी को कोर एरिया की तरफ किसी इलीगल पर्पस के लिए नहीं बढ़ने देंगे। उनका अपना एक माइंडसेट है, प्लस उनकी रोजी रोटी जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो आता है उससे चलती है, वो उनको दिया जाता है, प्लस उसको इंसेंटिव दिया जाता है उसको प्रोटेक्शन के लिए। और इनके, क्योंकि इनके खुद के वॉलेंटियर मेथड्स हम अप्लाई कर रहे हैं, तो ये अपना जी जान से वहां उसकी सुरक्षा करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व की। अब इंडिया की अगर बात करें तो टोटल बायोस्फीयर रिजर्व आते हैं हमारे पास 18, जिसमें से कि यहां मैं लिख देती हूँ, टोटल वी हैव टोटल बायोस्फीयर रिजर्व्स 18 है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो बायोस्फीयर रिजर्व से रिलेटेड है, वो आप नोट डाउन कर लीजिए। ये स्टार है एक तरीके से फॉर द कॉम्पिटिशन। स्मॉलेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व इज नोक्रेक, लॉन्गेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व इज कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व, देन नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व इज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व। यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत अच्छी देखने को मिलती है। इट इज declared in 1986. Then Kanchenjunga Biosphere Reserve is the latest one, which is declared in 2018, and it is situated highest in the world. It is situated in the highest in the world. ठीक है ना? So this is all about
today's class. Prepare your notes well, revise well till next class.